हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉलर्स डे है और मैं भी इत्तेफाक से अकेला ही हूँ क्योंकि मेरे दोनों साथी मुल्क से बाहर हैं। मंडे को हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो कॉल इन डे है। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, मैं बता भी देता हूँ। 0213233092 और 303 लाइनें हैं। अपनी राय से आगाह कीजिए। आज की सबसे बड़ी ख़बर तो ज़ाहिर है पनामा है, लेकिन उससे पहले जो कराची में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसमें 3 हमारे पुलिस के भाइयों को और एक बच्चे को निशाना बनाया गया है, वो शहीद हुए हैं, तो हमें उसका तज़किरा सबसे पहले करना चाहिए। सियासी जो कंट्रोवर्सीज़ है वो चलती ही रहेंगी। कराची में ये जो वाक़या हुआ है, इससे दोबारा से जो कराची के अमन व अमान के हवाले से एक इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा था, उसके बारे में शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जितने भी भाई हैं और जो हमारी हिफाजत करते हैं, उनका तज़किरा सबसे मुक़द्दम है, इसलिए हमने इस पर बात की। अब बात करते हैं जनाब पनामा पर। फ़ैसला तो महफूज हो गया है, लेकिन जो बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने की है वो ये है कि फ़ैसला महफूज है, लेकिन इस सारे मामले पर हम वज़ीर आज़म की नाअहली के मामले को भी देखेंगे। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले में ज़रूर लिखेगी कि वज़ीर आज़म अहल हैं या नाअहल हैं, जैसा भी फ़ैसला आता है। तो ख़ासी क़यास आराइयाँ क्योंकि इस बारे में हो रही थी कि अब क्या होगा, कहाँ हो सकता है। कुछ वकला कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जा सकता है, सारा कुछ हो सकता है। इस सारे केस में PTI को जो कुछ क्रेडिट बनता है उनका देना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह परसू किया। हुकूमत को ये क्रेडिट है कि उन्होंने अदालत का सामना किया, हुक्मरान ख़ानदान अदालत में आया, जो भी अदालत का फ़ैसला आता है सब फ़रीक़ैन कह रहे हैं कि हम कबूल करेंगे। तो लिहाजा हैट्स ऑफ टू PTI फॉर परसुइंग दिस केस, और उम्मीद करते हैं कि ये एक नया बाब खुलेगा कि जिसमें हर जो सियासतदान, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, वो कम अज़ कम अदालत के सामने और लोगों के सामने जवाबदेह ज़रूर होगा। कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ नवीदुल हक साहब हैं कराची से, पहले उन्हीं से बात करते हैं। जी नवीद साहब। सर वालेकुम अस्सलाम। सर, आज मुझे बात करनी है पनामा का जो फैसला आज महफूज कर लिया है। मेरी एक प्रेडिक्शन है, ये भी शायद रॉन्ग हो, कि ये फैसला जो भी आएगा सर 16 और 17 दिन बाद आएगा। अच्छा, उसमें ये क्यों है सर? ये यूं है कि खान अली खान वाहिद लीडर है जो प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं जो सबसे ज्यादा टर्न उन्होंने अपना पूरा किया है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को सिर्फ 16 दिन रह गए उनको बीट करने के लिए। तो मे भी उनकी पूरी कोशिश होगी कि मैं किसी उनको बीट करके नंबर 1 पे आ जाऊं। तो ये मेरा एक आइडिया है। लेकिन नवीद साहब, फैसला तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब के हाथ में तो चले। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कामरान अली नवाबशाह से हमारे साथ हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। वो अक्सर शेर ही सुनाते हैं। जी कामरान भाई। यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है, तुम ही कहो मैं क्यों इससे तोड़ दूं नाता, करूंगा क्या जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आप। अब ये सारे करप्ट अनासिर जो है पनामा के दूसरे जो फरीक हैं जमात इस्लामी, उन्होंने इन करप्ट अनासिर की जो है वो फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पेश की है। अगर उस पर अमल दरामद हो जाता है तो फिर उसके बाद आप पाकिस्तान में क्या मंजरनामा देखते हैं? देखिए कामरान भाई, क्योंकि एक इब्तिदा हुई है और मुझे खुशी है कि इस तरह हुक्मरानों का अगर एहतसाब हुआ है, सबका एहतसाब होना चाहिए। तो अगर ये एक कानूनी प्रेसिडेंस बनेगा तो आगे भी एहतसाब होता रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हम आपके लिए तो शायद पकड़ना हम लोगों को आसान होता है, लेकिन इस एलीट तबके को, जिसे हम एलीट कहते हैं, उसको जो है मसला होता है। अब हमारे अगले कॉलर हैं मुनीब साहब। जी भाई। तो पकड़ना हम लोगों को आसान होता है, लेकिन इस एलीट तबके को, जिसे हम एलीट कहते हैं, उसको जो है मसला होता है। अब हमारे अगले कॉलर हैं मुनीब साहब। जी भाई। जी मोहम्मद आमिर हैं हमारे पास कराची से। जी आमिर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आमिर। सर, मेरा सवाल नहीं है, मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं आपके तवज्जुह से मीडिया के जरिए। एक तो ये कि PTV के जो MD बनते हैं वो फिर बाद में आके न्यूट्रल जो है वो तजिया निगार बन जाते हैं। तो एक तो बराए मेहरबानी या तो उनके जो है वो
पार्टी की ना अपना होना चाहिए कि जनाब ये इस पार्टी के साथ रहे, तो इनका ये वादा है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि ये जफर हिजाजी साहब, डॉक्टर आसिम साहब, इनको जिस तरीके से हॉस्पिटल में जो है वो ट्रीटमेंट दिलवाया जाता है जिस तरीके से, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या जो भी गवर्नमेंट चलाते हैं उनसे कि बराए मेहरबानी इनको किसी 5 स्टार होटल जो है वो कमरा वगैरह दे दिया करें और उसको सब जेल करार दे दिया करें, ताकि हम लोगों को अपनी औकात पता चले कि हमारी औकात क्या है पाकिस्तान में। हमें तो आपको और हमें अपनी औकात का पता है, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब ये केस गया है सुप्रीम कोर्ट में और जो भी फैसला आता है तमाम फरीक़ैन कह रहे हैं हमें कबूल होगा, कम से कम एक दागबेल पड़ी है हमारी निगाहों के सामने, कम से कम उस सतह के जो हमारे हुक्मरान हैं वो अदालत में पेश हुए हैं। समी अहमद साहब हैं कराची से। जी समी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगा ये पानामा के हवाले से। जी जी। अब सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार देने जा रही है, ऐसा लग रहा है, हो सकता है ना हो। अच्छा सर मैं क्योंकि मैंने नवाज शरीफ साहब को वोट दिया था और मैंने किसी आटे की बोरी या घी के डब्बे पे वोट नहीं था, बल्कि एक बाशऊर होने के नाते, शहरी के होने के नाते मैंने उनकी काबिलियत देख के और उनको सादिक और अमीन समझ के वोट दिया था। जी जी। अब जब सुप्रीम कोर्ट उनको नाअहल करार दे देगी तो फिर सर ये इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है? फिर सिलेक्शन नहीं हो जाए, फिर एस्टैब्लिशमेंट और ये अदलिया मिल जाए और खुद सिलेक्शन कर ले करें। लेकिन ये मेरे वोट की तौहीन है, मैंने उनको वोट दिया, 1.5 करोड़ नवाज शरीफ ने वोट हासिल किए, ये उनकी तौहीन है। पानामा से केस शुरू हुआ और अकामा पे जो है आप उनको नाअहल करार देने जा रहे हैं। अच्छा मैं सुन लें आमिर साहब, देखिए बिल्कुल आपने वोट दिया और आपका हक़ है ये बात करने का, लेकिन अगर कोई भी हुक्मरान अगर उसके वो शकूक व शुबहात आते हैं तो लाजमी है कि वो अदालत के सामने पेश हो, अपनी बेगुनाही साबित करे या उसके ख़िलाफ़ जो भी फ़ैसला आए। तो मेरे ख़्याल में इंसाफ जो है वह इंसाफ इसीलिए होता है कि मेरा और आपका कोई झगड़ा है या मेरा और किसी और का कोई झगड़ा है तो एक ऐसी जगह जाया जाए जहां इस बात की डिटर्मिनेशन हो जाए कि आप गलत हैं या मैं गलत हूं। वोट की बात बिल्कुल ठीक है और इसमें खासा इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि जनाब अगले इलेक्शंस में भी नून लीग ही मैदान मारेगी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अदालत के उनके फ़ैसले के बाद रिव्यू की भी गुंजाइश है और भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास। तो पहले इस केस का मेरे ख्याल में नतीजा आने दें तो फिर बात करते, क्योंकि हम लोग सब पानामा पर बहुत ज़्यादा इस वक्त बात कर रहे हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की कुछ रिपोर्टर्स से जो हमारे इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, जिसमें क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं जियो के, नासिर इकबाल साहब हैं और एक्सप्रेस के मेरे दोस्त हैं, उन लोगों से कि मुझे और हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए अगर कि वहाँ आज क्या हुआ है और क्या इम्कानात हैं, कब ये फ़ैसला आएगा। सब इन सवालात का जवाब जानना चाहते हैं, तो सुनिए उन्हीं की ज़बानी। समाअत मुकम्मल हो गई, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अब मामला है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम को नाअहल करार दे देगी, उनका मुकदमा जो है वो ट्रायल कोर्ट को जाएगा या प्राइम मिनिस्टर का नाम होगा भी या नहीं, या उनके बच्चों के हवाले से उनका केस कहीं और जाएगा। अहम बात यह हुई कि आज नैब ने ये रजामंदी जाहिर कर दी कि वो हुदैबिया पेपर मिल्स के 2014 के फैसले के खिलाफ अपील 1 हफ्ते के अंदर दाखिल करेगा। आज की समाअत के अंदर क्या हुआ, इस सारी समाअत को मेरे साथ पहले दिन से कवर करने वाले मेरे वो दरीना साथी, जिनमें नासिर इकबाल शामिल हैं, हसनात मलिक शामिल हैं और गुलाम नबी यूसुफ जई शामिल हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या उनका इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये कल्मिनेशन पॉइंट अब आ गया है, अब क्या होगा, इस पर इनका तजिया जानते हैं। नासिर इकबाल साहब, कल आप कह रहे थे कि कश्ती भंवर में है, गुलाम नबी यूसुफ से पहले दिन से कह रहा था कि मुझको ऐसे नहीं नजर आता कि पटारी से कोई सांप निकलेगा और शरीफ खानदान के इक़्तिदार को डस लेगा। हसनात मलिक जो हैं वो मुसलसल जो है वो भी इस बात पे हैं, वो कहते हैं कि शायद इस केस से प्राइम मिनिस्टर नहीं बच पाएंगे। क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है? अब समाअत क्योंकि मुकम्मल हो गई, तीनों के तीनों राउंड्स जो हैं वो मुकम्मल, चारों हो गए। पहला राउंड अनवर ज़हीर जमाली साहब वाला, आसिफ खोसा साहब की सरबराही में बेंच वाला, JIT वाला, और अब JIT की रिपोर्ट के बाद समाअत जो है 5 दिन मुसलसल होने के बाद मुकम्मल हो गई। क्या देखते हैं अब आप?
लेकिन क़य्यूम साहब, जहाँ तक ये आपने बात की ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब शायद ना बच पाए, वो इस सेंस में है कि देखें अकाउंटेबिलिटी कोड में रेफरेंस तो जाएगा, हर सूरत में जाएगा, करप्शन का और एसेट बियॉन्ड मींस का, जो भी उनके खिलाफ एलिगेशंस हैं। अब वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाके उसको अपने आप को डिफेंड करना है। लेकिन क़य्यूम साहब, इसमें अब एक दूसरा एस्पेक्ट भी आ रहा है कि जो सादिक और अमीन का इशू है, जो पटिशनर्स लेके आए थे कि आप सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब सादिक और अमीन नहीं रहे क्योंकि उन्होंने झूठ बोला और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किए। कि जीआईटी की रिपोर्ट के अंदर भी डायरेक्टली कोई कहीं प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आता। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जीआईटी की जो रिपोर्ट है वो तो कोर्ट ने खुद वाज़ेह किया है कि तफ्तीशी की जो रिपोर्ट होती है उससे ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं है, और रिपोर्ट अहम नहीं है, उसमें जो सब्सटेंस है, जो मवाद है, वो अदालत के लिए अहम है। तो उसमें जो उन्होंने जो शवाहिद जमा किए हैं उसको देख के अदालत कोई फ़ैसला करेगी। जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन का केस है तो वो भी एट सम एक्सटेंट कोर्ट ने जो है ना वो वाज़ेह कर दिया है कि डायरेक्ट तो शायद जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो है ना डिस्क्वालीफाइड ना करे, इनडायरेक्टली जो है ना ये हो सकता है। और मेरे ख्याल में कि वो ये ऑब्ज़र्व कर सकती है कि अगर कहीं पर मिस डिक्लेरेशन है तो वो मिस डिक्लेरेशन के लिए फोरम अवेलेबल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट खुद इलेक्शन कमीशन को कहे कि वो भी जो है ना उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, उस प्रॉपर तरीके कि फोरम अवेलेबल है और उससे जो है ना वो इस्तिफादा किया जा सकता है। हसनात मलिक साहब, आपसे मेरा सवाल, और बड़ा सीधा सवाल। सुप्रीम कोर्ट के 20 अप्रैल के 5 रुकनी बेंच के हुक्म में था कि अगर रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जीआईटी की तहकीकात में कुछ एविडेंस या कोई मटीरियल ऐसा आया तो फिर हम प्राइम मिनिस्टर को समन भी कर सकते हैं और एग्जामिन भी करेंगे। तो आज मुकम्मल फैसला महफूज, समन नहीं किया गया, आप क्या देखते हैं, क्या हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है क़य्यूम साहब, जस्टिस अजमत साहब ने एक हिंट दिया था अभी हियरिंग के दौरान। उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे कि क्या मामला, आसिफ साहब की नहीं उससे पहले ये जब ख्वाजा आरिफ साहब कर रहे थे तो अभी भी हो सकता है कि जब आएगी जजमेंट तो क्या पता जो 62(1)(f) वाला मामला है वो फिर एडजुडिकेशन पे जाए। क़य्यूम साहब, जो चीज़ अब भी नज़र आ रही है वो जस्टिस एजाजुल हसन जो बेंच में एक पॉइंट पे इख्तलाफ आ रहा है, जो डिस्क्वालिफिकेशन और स्पीचेस के हवाले से जस्टिस एजाजुल हसन ने 4 दफ़ा हियरिंग के दौरान स्पीचेस का हवाला दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ क्यों कहा था कि मेरे पास सारे हमारे किए थे, तो वो प्राइम मिनिस्टर को एग्जोनरेट नहीं कर रहे। पीटीआई के जो लीगल टीम है उनको पता है वो। अच्छा, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कब तक आप देख रहे हैं? देखिए, मैं पनामा का हंगामा जब पहली समाअत हुई थी वो रिजर्व किया, 2 महीने रिजर्व रहा उसमें। सर उसमें ये कितने महीने रिजर्व मैं बताऊँ? नहीं, ये लंबे नहीं जाएगा। उसकी वजह उसमें खोसर साहब की जो जजमेंट की वजह से आपको पता है जो अंदर के हालात थे वो फिर से लिखना छोड़ देना यार, तो मुझे इसकी बताएं। नहीं, ये हफ्ता 2 हफ्ते, मैक्सिमम 2 वीक्स, 15 दिन। आप मेरा ख्याल है 10 से 15 दिन तकरीबन लगेंगे। जो जजमेंट आएगी इससे हम समझते हैं कि सिस्टम को रिफॉर्म करने के अंदर कोई मदद मिलेगी। जी बिल्कुल मिलेगी। उसकी वजह है कि पहली दफ़ा जो है ना आपके जो इदारे वो असर्ट कर रहे हैं। इफ़ाए जो है ना, आज आपने सुना कि उन्होंने SACP के जो चेयरमैन है उनको गिरफ्तार किया है ना, तो आइंदा किसी भी इदारे का जो सरबराह होगा, इदारे का जो ऑफिशियल होगा, वो थोड़ा सा एहतियात करेगा कि बेशक ये हुक्मरान है लेकिन कहीं ना कहीं पर मेरा मुहासिबा हो सकता है। जी जनाब, कहीं ना कहीं पर मुहासबा हो सकता है, ये चीज़ सिस्टम के लिए बेहतर साबित होगी। इन रिपोर्टर्स का ये ख्याल है। हसन हैं कराची से, उनकी बात सुनते हैं। जी हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपकी तवज्जुह से मैं बताना चाहूँ कि वसतुल्लाह साहब और सरार खोर साहब को कि वी आर मिसिंग यू। मी टू। अच्छा आई नो, आई एम श्योर। अच्छा, मैं थोड़ा सा पनामा से हट के मैं बात करूंगा थोड़ी सी। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक है, प्लीज गो अहेड। बट मैं थोड़ा कराची की जो ये इस वक्त बल्दियाती जो मामला है मैं उसके बारे में बात करूंगा, स्पेशली बारिश के बाद जो रोड्स का हाल जो हुआ है। कचरा तो खैर आपको पता ही, अगर आप कराची में अगर आप घूमते हैं तो आपको कचरे का हालात तो आपको पता ही है। बारिश के बाद रोड्स और फिर जो वो एरियाज जैसे लालू खेत और वो जो छोटे लांझी और कोरंगी टाइप के जो छोटे एरियाज हैं उनके अंदर गलियों में कचरा, सीवरेज का पानी
और वो जो नाले जो चौक हुए हुए हैं, उसके बाद जो उनके हालात है एरियाज में, मतलब बारिश को हुए हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं, बिल्कुल सही तेज बारिश को, एंड अभी भी इस वक्त ये हालात है रोड्स के कि मतलब पानी खड़ा हुआ है, बहुत जगह पे पानी खड़ा हुआ है, कचरा इतना ज्यादा है, और उसके ऊपर से फिर वो बारिश का पानी उसके ऊपर आके वो फिर उस पर से ताफुन उठ रहा है। आई गॉट यू हसन। इसी बात पे हमने अभी 2 रोज़ कबल जो है इंटरव्यू किया था सिंध के चीफ मिनिस्टर का, उनसे भी हमने यही कहा था कि आप क्यों नहीं पावर्स दे देते लोकल बॉडीज़ को। अब लोकल बॉडीज़ इन प्लेस हैं, तो मेरे ख्याल में वो खुद भी सिंध हुकूमत ये करना चाह रही है, तो इस सारे मामले में कहीं ना कहीं जो माजरत के साथ मैं आपकी बात की कता कलामी कर रहा हूँ, बट अभी थोड़े दिन पहले आई हैव हर्ड ऑन टीवी पीपल्स पार्टी के कोई साहब थे जो कि ये कह रहे थे कि ये मुस्तफा कमाल साहब या पिछली उन्होंने जो बल्दियाती हुकूमत थी उनकी वजह से आज कराची का ये हाल। वी आर स्टिल स्टैंडिंग ऑन द सेम पेज, हम लोग राउंड अबाउट में घूमे जा रहे हैं। देखो मेरे भाई हसन, मैं आपको सब बताऊं, ये तो इल्ज़ामात तो हम धरते ही हैं। इस वक्त जो कुछ भी हुआ है वो हमारे आपके हम सब इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। जो कचरा नज़र आ रहा है, जो ऊपर फ्लैट से बग़ैर ये देखे फेंक देता है कि उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, वो भी इसमें इतना ही है। सड़कों की हालत बिल्कुल सही होनी चाहिए, और ये सूबाई हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है और मकामी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं हो रही, होनी चाहिए। थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग इट। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। आज कॉलिंस डे है। मोहम्मद अली साहब हैं कसूर से। जी भाई। जी दर्शक भाई साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी लास्ट वीक भी आपसे बात हुई थी, वो जी जो जी इनकलाब के बारे में मैंने बताया था, 99 में आया था। बिल्कुल। ये नया इनकलाब भी मुझे करीब करीब लग रहा है जी, गज्जों की जो गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ सारा दिन टीवी पे, तो ये जो नया इनकलाब है, पिछले इनकलाब की अखीर जब ये हुई थी 99 से शुरू हुआ और 2007-8 में वो इनकलाब खत्म हुआ, तो आखिरी हाथ जो था वो गिरेबान पे पहुंचा था अदलिया के जी। और मैं अदलिया बहाली की जद्दोजहद में मेरा बाजू टूटा था इधर पत्तों की में। ओके, ठीक है जी, ठीक है सर। हम वो वर्कर हैं जिन्होंने अदलिया के लिए अपनी तरफ से जो कुर्बानी पेश कर सकते थे की। बिल्कुल। अच्छा, अब देखे वो, और उसकी अखीर क्या हुई थी कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस जो थे, उनको थप्पड़ मारे गए थे उधर उनके घर से निकलते हुए। बिल्कुल, रोका गया था। रोका गया नहीं सर, आप वो निकाल के क्लिप्स देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं वहीं था और मैंने भी वो चीज़ें कवर की हैं, लेकिन बताइए, धक्के दिए गए थे, उनको वापस भेजा गया था। जी, मेरी सिर्फ ये पाकिस्तान की आला अदलिया से ये गुजारिश है कि ये जो खुफिया हाथ जिसका मुस्लिम लीग नून बार बार जिक्र कर रही है कि खुफिया हाथ मुतहर्रिक हुए हैं, साजिश हो रही है। अब इतनी तो कौम बालग हो गई है, जो बच्चे हैं उनको तो नहीं पता यंग जो है। हमने तो कुछ वक्त गुजारा है, हमें ये बात समझ आ रही है कि कहीं पे कुछ ना कुछ तो है, लेकिन ये उस हाथ का वो खुफिया हाथ जो आप आज नवाज शरीफ की गर्दन को पहुंच रहा है, वो हमारे जो अदलिया है इनको ये नसीहत रखनी चाहिए कि जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता, इस बार उसकी स्पीड जरा स्लोली है, वो धीमे से काम कर रहे हैं, इतनी तेजी से नहीं कर रहे, तो इनको वो भी मद्देनजर रखो। और पाकिस्तान के साथ भाई ये जुल्म नहीं है। बिल्कुल मोहम्मद अली साहब, एक तो मैं आपको बताऊं, जो 1999 के इनकलाब की बात कर रहे हैं, वो तो एक गैर आइनी कदम था जो परवेज़ मुशर्रफ ने उठाया, और 2007 तक जैसे आपने कहा वो रहा। उस दौरान पार्टियां भी तोड़ी गईं, एक नई अपनी पार्टी भी बनाई गई ख़ाफ के नाम से, पीपल्स पार्टी में से भी लोग निकाल दिए गए, लेकिन बाद में वो चीज़ रिकरेक्ट हुई। 2008 में जमहूरियत बहाल हुई। पहले जो 5 साल थे उसमें भी हमने देखा कुछ मसले हुए। अब लेकिन मुझे ये लगता है, और मैं अगर पॉजिटिवली देखूं, कि जिस तरह मियां नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली ने भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, तो एक अच्छी बात है। आप जितना कम उन खुफिया हाथों को मौका देंगे उतना ही ज़्यादा ये जमहूरियत के लिए अच्छा होगा, ताकि कोई ऐसा एक्सक्यूज़ उनके पास रह ना जाए। अब अगर नहीं आते मियां नवाज़ शरीफ साहब, तो ये कहा जाता कि देखें जी ये नहीं आ रहे, और इस बहाने जो भी शुरू कर दिया जाता। लेकिन
कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं और अल्लाह करेगा इस मुल्क के लिए वही हो जो बेहतर होगा। आपकी बेचैनी बिल्कुल सर आँखों पर, मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन एहतसाब जो है बहरहाल वो सबका होना चाहिए, हुक्मरानों का भी और दूसरे इदारों का भी, जो अब जिन्हें हम शायद मुक़द्दस गाय कहते हैं, सबका होना चाहिए। तो अगले हमारे कॉलर हैं नवीद हसन साहब टांक से। जी नवीद भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? खैरियत, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। जी फरमाइए। अच्छा सर जी, मेरी छोटी सी सजेशन भी है और क्वेश्चन भी है। जी फरमाइए। अगर पनामा का ये केस नवाज शरीफ का इसी जगह पे स्टॉप करके बेशक उनको काम करने से रोक दिया जाए, और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं, जिन्होंने भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने भी करप्शन की है, इन सारों का एहतसाब इकट्ठा होना चाहिए। तो फिर किस तरह होगा? जी नवीद भाई, आप भी मासूम हैं और ख्वाहिश शायद हमारी भी यही हो, लेकिन देखें अदलिया को फ़ैसला कर लेने दें। अब महफूज हुआ है, हफ्ते में नहीं 2 हफ्ते में आ जाएगा ये फ़ैसला, चीज़ें बेहतर होंगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक मिसाल अगर बनेगी तो फिर आगे आने वाले जितने भी मौक़े होंगे उस पर ब्यूरोक्रेट्स का भी एहतसाब होगा और होना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी बिल्कुल कोई दूध की धुली हुई नहीं है। बाकी इदारों का भी एहतसाब होना चाहिए। हर पाकिस्तानी का हक़ है कि वो कम अज़ कम किसी भी शख्स से, चाहे वो हुक्मरान है चाहे वो किसी इदारे में, पूछ सके कि जो कौम से पैसा लिया जा रहा है टैक्स के नाम पर, वो अगर जो है उसे एम्बेज़ल किया जा रहा है तो बिल्कुल मेरा भी हक़ है, आपका भी हक़ है। तो अल्लाह करेगा, अब ख्वाहिश हम सब की यही है, लेकिन क्योंकि पिछले 70 साल में पूरी नहीं हुई तो वक्त लगेगा इसमें। एक अपडेट्स का टाइम हुआ है, वक्फा लेते हैं, उसके बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। शेख अशफाक साहब हैं डेरा इस्माइल ख़ान से। जी शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी से आपकी दुआ से ठीक हूँ। जी फरमाइए। मेरी आपसे और मदद अदलिया से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि पनामा का जो भी फैसला आए वो पूरी कौम को मंजूर है, और इसके साथ ही जितने भी पनामा में इस फैसले के बाद जितने भी पनामा में लोग आए हैं, इन सब का एहतसाब हो, और जितने भी हमारे वफाकी और सूबाई पार्लियामेंटेरियन हैं, इन सब का नाम जो है इस सेल में डालकर गैर सियासी तौर पर फिर एक इलेक्शन कराया जाए। सियासी जमातें बिल्कुल इसमें हिस्सा न लें, और इन सियासी जमातों के सारे फंड मुंतमिद करके हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं वो उतारे जाएं, क्योंकि ये सियासी हुकूमतों ने जो है ये बैरूनी ममालिक से कर्जे लिए हैं, तो ये इन्हीं का हक बनता है कि इन्हीं के हिसाबों से जितने भी हमारे बैरूनी कर्जे हैं वो उतारे जाएं। शेख साहब ठीक है, कुछ हद तक आपकी बात ठीक है, लेकिन सियासी जमातों का एक हक़ है जो उन्हें आइन और कानून देता है, और उनके पास इतने फ़ंड नहीं हैं जितने आप समझ रहे हैं कि उनको मुंजमद करके तो हम कर्ज़े उतार पाएंगे। और कर्ज़े सिर्फ सियासी हुकूमतें ही नहीं लेती। जनरल मुशर्रफ ने जो कर्ज़े लिए थे, जो अमेरिका ने फिर बाद में उनको डिले किया पेरिस क्लब के तहत, वो फिर जमहूरी हुकूमतों को भी उतारने पड़े। तो सर ये जो है बाज़ औक़ात चीज़ें वैसी होती नहीं हैं जैसी नज़र आती हैं। करप्शन के ख़िलाफ़ बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन सियासी अमल को चलते रहना चाहिए। गदला पानी साफ़ कैसे होगा जब तक उसको बार बार आप फ़िल्टर नहीं करेंगे? और अल्लाह कर जी, वो तो आपकी बात बजा है, लेकिन इन सब का नाम तो फिर ECL में डाल लेना। नहीं सर, ECL सर अगर वज़ीर आज़म और उनके बच्चे अदालत में पेश हो रहे हैं तो ECL पे डालने की क्या ज़रूरत है? वो अदालत के सामने उन्होंने अपना सरे तस्लीम खम किया, वो पहुँचे, हिसाब दे रहे हैं, अब अदालत फ़ैसला भी देगी। तो मेरे ख़्याल में हमारे मुल्क में वो एक शऊर आ रहा है कि जिसके तहत कम अज़ कम एहतसाब के बारे में अब आवाज़ जो है ज़्यादा खुल के उठती है। बहुत शुक्रिया आपकी बहरहाल राय का। हमारे साथ अगले कामरान मुग़ल साहब हैं कराची से। जी कामरान साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र।
बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आए दिन सुनते रहते हैं कि इंडिया ने प्लान सेक्टर पे अंगेज फायरिंग की और ये किया, वो गोलाबारी की और हमने जवाब दिया, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ये क्यों नहीं करते हम कि जब वो करते हैं उसका कोई भी मतलब इंटरनेशनली उसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, क्यों हम ना उनको जो वो करते हैं उससे ज्यादा करके दिखाएं? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और जैसे हमने अपने शहीद पुलिस वाले भाइयों का जिक्र किया, मैं भूल गया था, अच्छा आपने भी याद कराया, मेरे जहन में भी आया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल में भी हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, तो उस तरफ भी नज़र करनी चाहिए। सिर्फ पनामा करके जो है ये भी रोज़ अब तो मामूल बन गया है। जैसे उस दिन DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तकरीबन 650 के करीब सीज़ फायर वायलेशंस हुई हैं भारत की जानिब से। जवाब तो दिया जाता है, उनके फ़ौजी भी रिपोर्ट्स आई है कि वो वहाँ पर मारे जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमारी जो तरफ से भी हिफाजत का जो है बंदोबस्त होना चाहिए। जो सिविलियन साइड पे ख़ुसूसन जो लोग शहीद हो रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। और होपफुली देखिए जी, बात ये है कि ये दुनिया जो है ना, बदकिस्मती ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका ने इराक़ में कितने लोग मार दिए, लीबिया में मार दिए, अफ़गानिस्तान में मार दिए, लेकिन अभी भी वो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस बने हुए हैं। तो बदकिस्मती है इंडिया, क्योंकि इकोनॉमिकली एम्पावर हो रहा है और एक बड़ी मार्केट है जो कि वेस्ट को चाहिए, तो इसलिए वो हमारी बात अब कम सुन रहे हैं, उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मईशत पर, अपने मुल्क पर तवज्जो दें, उसे इस काबिल बनाएँ कि ना सिर्फ हम खुद कफ़ील हों बल्कि जो कर्ज़े हैं उनसे भी निजात मिले और दुनिया के सामने हम ज़रा सर उठा के खड़े हो सकें। नेक्स्ट है जी, मोइन साहब हैं कराची से। जी मोइन भाई, हेलो। अच्छा, मसूद अहमद साहब हैं अबू धाबी से। जी मसूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप बताइए ठीक हैं? फर्स्ट क्लास। आजकल तो पाकिस्तान के सियासी हालात देख के ऐसा लगता है क़यामत करीब है, इसलिए कि भुट्टो साहब की फांसी और उनके फैसले नून लीग को पीपल्स पार्टी से ज्यादा याद आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून के कुछ वोटर अभी आपसे बात कर रहे थे कराची से, आपके समी साहब से, इनसे अर्ज कीजिए कि देखिए लेजिस्लेशन करना उसके एहसास के लिए नून लीग की जिम्मेदारी थी पहले दिन से। अभी भी 2/3 अक्सरियत इनकी कौमी असेंबली में, वो टाइट लेजिस्लेशन करें, पनामा में तमाम आने वाले लोगों को लाएं और बाकी लोगों के भी अब अकाउंटेबिलिटी करें। किससे कहते हैं ये कि करे क्योंकि 2/3 मेजोरिटी और एक्ट बनाने के लिए तो 51 मेजोरिटी काफी होती है। मेरे नहीं समझ में आता कि जो है ना ये लॉ की देखे ना TOR नहीं थे, एक केस लाने में इमरान खान वो कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, पहले तो रिजेक्ट हो गई थी एप्लीकेशन। बिल्कुल, ये कि लॉ के बगैर कोर्ट भी क्या करेगा। जी बिल्कुल सही है, लेकिन सर देखें अब क्योंकि हम लोगों का मसला ये है मसूद साहब कि हम पैरेलल लॉज बनाते हैं। एक एंटी करप्शन बॉडीज़ बनी हुई हैं, उसके ऊपर हमने नैब लॉ बना लिया। अब नैब ने और काम शुरू कर दिया, उन्होंने प्ली बार्गेनिंग शुरू कर दी कि अच्छा थोड़ा माल हमें दे दो और बाकी जो है आप ले जाओ। तो वो उसमें जो है ना, उसमें मसाइल पैदा होने शुरू हुए, नैब की तरफ भी से भी लोग मुतनफ़िर हुए और आपने देखा कि अदालत उज़्मा के अंदर भी नैब के ख़िलाफ़ खासी बातें हुई हैं कि वो अपना काम ठीक नहीं कर रहा। तो अगर एक और लेजिस्लेशन कर लेंगे तो मतलब क्या ऐसा, कौन सी ऐसी छलनी लाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि जो तजवीज़ है इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करने की, वो उसमें ज़्यादा दम है, क्योंकि जब ये लोग इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं तो वहीं पर अगर उनका एहतसाब हो जाए तो वो लोग असेंबलियों तक पहुंच ही ना पाए। बदकिस्मती है कि हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो उस वक्त तक हरकत में नहीं आता जब कोई और कंप्लेंट करे। इलेक्शन कमीशन के पास ये सुओ मोटो पावर्स हैं ही नहीं कि वो जांच सके अपने तौर के ऊपर, तो ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। बदकिस्मती से उल्टा कुछ और हो रहा है। मैं देख रहा था कि हमारी बड़ी जमातों ने जो है पार्लियामेंट की कमेटी में ये तजवीज़ दी है कि सादिक और अमीन को भी ख़त्म कर दें। बिल्कुल कर दें अगर आपको लगता है, लेकिन कोई तो पैमाना बनाएंगे कि किस तरीके से जो है ऐसे लोग जिनके ऊपर शायबा है कि वो ऑनेस्ट नहीं है तो उनको असेंबलियों में आने से रोका जाए। यास्मीन साहिबा हैं कराची से। जी यास्मीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? आज ये आपके दाएं बाएं वाले ऐसे चलेगा, फैसला इनके खिलाफ आना था। जी बिल्कुल, मुझे यही लगता है
कि वो छुप गए हैं, और जब तक सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह फ़ैसला रिज़र्व किया है तो उन लोगों ने भी सोचा कि वो रिज़र्व कर लें अपना, ज़रा हटके में आना। बहरहाल क्योंकि फैमिली के साथ गए हैं तो एंजॉय कर लेंगे, एक लॉन्गर वीकेंड हो जाएगा, तो मंडे से आपके खिदमत को अकेला छोड़ गए गुंडों में। अच्छा, अगर आप खुद को गुंडा कह रही हैं और मुझे रजिया कह रही हैं, भाई एक अवाम हमारी, हम यही हो गए ना, हम तो रजिया अवाम हो गए और सियासतदान गुंडे हो गए, क्या करें, फंसी हुई अवाम उसमें। दूसरा ये कह रही थी मैं कि अपना ये जो पेन इन्होंने गिराया था मरियम नवाज ने, और उन्होंने उठाया था, एक जो लेडी पुलिस थी, वो ये दिखाना चाह रही थी मरियम नवाज कि देखो मैं तुम्हारे इदारों को सबको अपने पैरों के नीचे झुकाऊंगी, ठीक है। और दूसरा ये कि ये केस फाइल किया इमरान खान ने, तकलीफें इमरान खान ने उठाई, और अब अंडे खाने कौवे क्यों आ रहे हैं भाई ये? देखिए, मैंने पहले इस प्रोग्राम में एक्नॉलेज किया कि पीटीआई की एक कंट्रीब्यूशन है सारे उसमें। बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे पीपल्स पार्टी है या एमक्यूएम है, उन लोगों का एक और स्टांस था कि ये चीज़ पार्लियामेंट में हल होनी चाहिए। लेकिन अब जब आपको पता है सियासत है, कौन याद रखता है, हम लोगों की मेमोरी भी शॉर्ट है, तो वो आ गए हैं। और बहरहाल जहाँ तक अवाम तब तक रज़िया उस वक्त तक बनी रहेगी जब तक वो अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकलेगी, उनके अपने हुकूक़ का पता नहीं चलेगा, वो मुहासबा करना ख़ुद से नहीं सीखेंगे। ज़ुल्क़रनैन साहब हैं हमारे साथ। जी ज़ुल्क़रनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। जी भाई। अच्छा सर, मेरी छोटी सी क्वेरी थी, जो थोड़ा बहुत हम लोग पास टाइम होता है और इतना ज़्यादा केस को समझ नहीं पाते थे, तो मैंने कहा आपसे पूछूं। जी प्लीज़। ये जब फोर्ज डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाते हैं इसमें कोर्ट में, तो उसका जो पनिशमेंट है 7 ईयर, जो कल जज साहब कह भी रहे थे, तो अगर बाकी मामला ट्रायल कोर्ट में भेजा भी जाता है तो चलो ये समझ आता है कि उसकी करप्शन को ट्रेस किया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब फोर्ज डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गए हैं तो इससे कैसे जान छुड़ाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में अप्रूव नहीं हुए हैं, और इसीलिए अदालत में आज महफूज करने से पहले फ़ैसला एक जज साहब ने कहा कि हम नाअहली के मामलात को भी देखेंगे, और ये फोर्जरी को भी अगर ये प्रूव हो गई तो इसको देखा जाएगा। और यही हम सब आवाम की उम्मीद है कि अल्लाह करे जजेस इस चीज़ के ऊपर बगौर इसको देखें और जो भी फ़ैसला दें वो सब के लिए बेहतर हो। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और मोहम्मद इकबाल साहब हैं जद्दा से। जी इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। हेलो साहब, मैं पहला तो सवाल मेरा है कि पाकिस्तान की डाक का सिस्टम है या खत्म हो गया है? क्या सिस्टम है सर? डाक का सिस्टम देखिए, अभी तक पोस्ट ऑफिसेस तो चल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्राइवेटली भी लोग भेज रहे हैं, लेकिन ख़त व किताबत का सिस्टम जो है वो ख़ासा ख़त्म हुआ है। पार्सल जो है वो आजकल भेजे जाते हैं क्योंकि ईमेल आ गई है और दूसरे ज़राए व्हाट्सएप आ गए हैं, तो लोग ज़्यादा कम्युनिकेट करने के लिए जो है मेरे ख्याल में डाक इस्तेमाल नहीं करते। सरकारी रजिस्ट्री आ जाती है, मतलब जिस तरह हमें नोटिस आ जाते हैं उस तरह के लिए ही फ़िलहाल इस्तेमाल हो रहा है। आप जहाँ हैं मुझे बताइए, सऊदी अरब में हैं? जी सर। अच्छा है, चलें, गुड। जी फरमाइए। मैं दो तीन खत लिखे ने, किसी खत का मतलब जवाब नहीं मिला, रिस्पांस नहीं होया। मैं शायद खत पहुँचते नहीं या नहीं पहुँचते उन्होंने लोगों तक। सर मैं वेखांगा तो तुसी किहड़े पते ते तुसी जिहड़ा सेंड कर रहे हो ना वो पता चेक कर लो, नहीं तो ए दस देंगे तुहानू ते फिर गल करने सजा जी। एक मिसाल चौधरी निसार अली खान के नाम से खत लिखना है तो मैं सऊदी अरब में चौधरी निसार का ही नाम लिखना है ना, और मैंने उसका टेलीफोन नंबर वगैरह का पता नहीं है। हाँ, लेकिन चौधरी निसार ते वड्डे आदमी ने ना सर, चौधरी निसार दा ते नहीं, वो ते वड्डा आदमी हुण तुसीं नवाज शरीफ। हाँ, किसी को कोई बाहर अगर परेशानी है कि किसी भी हुकूमती बंदे की अगर कोई हेल्प लेना चाहे तो कोई नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, लेकिन चौधरी निसार साहब नूं खत लिखोगे तो अजकल नहीं हो मिलने हो, उन्होंने मिलना ही इतवार को है। मैं तुहानू दस हाँ जी, मैं 2 महीने हो गए सिर्फ तुहाडा नंबर मिलाने के मैनू जो अपना
कराची वाले जो मलिक रियाज साहब का एड्रैस मिल जाए, लेकिन मलिक रियाज साहब का मैंने पता नहीं सी, लेकिन मैं कल खत लिख दिता कराची के नाम से। चलो ठीक है, बैरिया टाउन है। चलो इकबाल साहब बिल्कुल तुसी लिखते रहो, खुश रहो। सज्जादुल हसन साहब हैं रहीम यार खान से। जी सज्जाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए सर। मेरा एक छोटा सवाल था। जी जी। कि जो लोग हलफ उठाते हैं पीसीओ के तहत, तो क्या वो उस हलफ उठाने के बाद सादिक और अमीन ही रहते हैं? नहीं रहते। इसका सादा सा जवाब यह है, जो कि अगर आइन को छोड़ के और वो किसी फ़ौजी आमिर के हलफ उठाते हैं तो वो सादिक और अमीन नहीं रहते। ये चीज़ हो भी चुकी है और उस बारे में बात भी हो चुकी है। ये अलग बात है कि उनको सज़ा नहीं मिली और उनको एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे करके सिर्फ घर भेजा गया। दिन भी आए जी, वो दिन भी आएगा। देखें, अल्लाह करे अगर हम कानून और आइन की पासदारी करना शुरू कर दें तो कल को अगर कोई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो वो जो है दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के साथ डांस नहीं करेगा बल्कि यहाँ जेल में डांस करेगा। आखिरी हमारे शायद कॉलर है साजिद हमीद साहब न्यूयॉर्क से। जी साजिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे वालेकुम सलाम। जी मुझे एक तो ये है कि मुझे खुशी हुई है कि कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जो कि आम आदमी की जो राय है उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इस वक्त ना तो कोई मीडिया मैन बात कर रहा होता है, ना कोई सियासतदान बात कर रहा होता है, आवाम का एक नुमाइंदा बात कर रहा होता है जो कि एक तकलीफ के मराइल से गुजर रहा है। तो आप लोगों को मुबारकबाद कि आपने ऐसा प्रोग्राम शुरू किया। थैंक यू सर। दूसरी बात यह है कि मुझे एक क्वेश्चन करना है हुक्मरान खानदान से। जब भी कोई खबर आती है तो कहते हैं कि हुक्मरान खानदान का ट्रायल हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अगर इन मोहतरम नवाज शरीफ साहब के बेटे इतने काबिल हैं और वो वहाँ पे इतना उन्होंने पैसा बनाया है कि जिसकी उनके पास डिटेल्स भी नहीं है, जी जी, इतनी लंबी डिटेल्स है, तो क्यों नहीं वो जिस मुल्क के सरबराह हैं, जिस मुल्क के लिए वो अपने आप को खातून कहलाते हैं और वो कहते हैं कि जी हम लोग इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं और हमें जो है मत रोकें, तो वो अपने बेटों को किस तरह से वो इजाजत दे देते हैं और उनके बेटे किस हटदर्मी से यहाँ पे आकर कह देते हैं कि हम तो इस मुल्क के नेशनल ही नहीं है, लिहाजा हम जवाब देनी है। तो ये हुक्मरान तबका ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो भी बात किया करे तो वो है तो अवाम को। देखिए मेरे भाई, आपने बहुत अच्छी बात की और अगर हम आप शायद इनकी जगह होते और इसीलिए नहीं हैं कि वरना हम लोग वापस ले आते बैरून मुल्क असासे क्या करेंगे। आपने अगर इस मुल्क को सर्व करने की कसम खाई है तो मेरे ख्याल में यही आना चाहिए। यहाँ जर्नैलों के बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, वहाँ नौकरियाँ करते हैं, जजों के बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, नौकरियाँ करते हैं, लेकिन हमारे आप जैसे लोग जो हैं वो इस मुल्क में रहेंगे, उनके बच्चे भी इसी मुल्क में रहेंगे। अब आप इसको बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, लेकिन जैसे जैसे मुल्क अगर ऊपर जाएगा तो हम भी ऊपर जाएंगे। लेकिन कम से कम हमारे हुक्मरानों को ये एग्जांपल ज़रूर सेट करनी चाहिए कि वो अपना पैसा मुल्क में लें। इफ्तिखार अहमद साहब हैं हमारे साथ, लास्ट कॉलर है। जी इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुबशर जैदी साहब, आज आप अकेले हैं जी, तो मतलब जो है मुझ पे जी फरमाइए। तो बहरहाल आपका सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत गैर जानबदार होता है और आपका चैनल की तरह आप लोगों मतलब सबको कैडर करते हैं और यही आपके प्रोग्राम की कामयाबी है। मैं मतलब जो इसको अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ कि आज के दौर में अपने जिस तरह भी जो एक आप देखते हैं रेस लगी होती है कि मतलब हमने अपने नंबर बढ़ाने हैं, रेटिंग बढ़ानी है और उस रेटिंग में हम जो है वो मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं, लेकिन आपको इस चीज़ पर अप्रिसिएशन हम देते हैं। चले बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। सॉरी वक्त ख़त्म हो गया लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ़ का। तो जनाब आज तो अकेले ही खुदा हाफिज़ और मंडे को हम तीनों से आप दोबारा सामना होगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।